हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लास। बेटा लास्ट क्लासेस तक अपन 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। बुक के अकॉर्डिंग देखें तो एक ही चैप्टर हुआ, चैप्टर नंबर 5, बट 2 चैप्टर कैसे होगा, एक तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और एक था डेरिवेटिव। क्लियर? तो 2 टॉपिक अपने जो मेजर टॉपिक था, एक तो डेरिवेटिव वाला और एक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इन 2 को कवर कर चुके हैं अपन। आपने भी कंप्लीट कर लिया होगा और आज अपन स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर? तो डेरिवेटिव वाले चैप्टर में आपको याद होगा एक पॉइंट रह गया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, जो कि शायद 5.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस थे। तो मैंने आपसे कहा था कि जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टडी कर चुके होंगे तब उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो एक तरह से इस चैप्टर को करते ही वो चैप्टर में जितना भी बचा हुआ है वो कंप्लीट हो जाएगा, बट उसमें एक यूनिट बचा है अपना मीन वैल्यू थ्योरम। तो जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो बाद में करेंगे। यानी जो चैप्टर नंबर 5 था उसमें 3 चैप्टर इन्वॉल्व हैं। एक तो लिमिट एंड क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ चुके हैं अपन, डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं अपन, और एक मीन वैल्यू थ्योरम ये लास्ट में देखेंगे। क्लियर? और डेरिवेटिव वाले में एक छोटा सा पार्ट था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, वो आज कंप्लीट हो जाएगा। आज से मतलब इस टॉपिक के साथ कंप्लीट हो जाना है। क्लियर? तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपको समझाने की कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से कि जैसे लास्ट क्लास में आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है फंक्शन वाला, और फंक्शन 12th में भी है। तो 12th में जब अपन फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां एक इनवर्स फंक्शन आएगा। 12th में जब अपन फंक्शन पढ़ रहे होंगे तो वहां एक इनवर्स फंक्शन नाम से टॉपिक आना है। उसको पढ़ने के बाद ये डिटेल में समझ में आना है, लेकिन यहां से भी 100% समझ में आएगा। अब आप कहेंगे सर पहले उसको क्यों नहीं पढ़ा रहे? तो अगर मैं उसको पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा ही टिपिकल भी पड़ता है, ये भी बता दें। तो क्योंकि फिर आप डिटेल में जाएंगे वहां, तो पहले वो कंप्लीट आना चाहिए, फिर इस पर आएंगे। क्लियर? लेकिन अगर मैं इसको समझाऊंगा तो सीधे सीधे इसी पर बात करेंगे अपन, फिर ढेर सारे फंक्शंस की बात नहीं करेंगे, केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे। तो ये बहुत अच्छे से समझ में आना है। क्लियर? तो बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी जो भी नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए 11th में ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर अच्छे से आना चाहिए था, और आपसे कहा था कि उसको स्टडी करके आना, आपने रिवाइज भी किया होगा। तो अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बताते चलेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने 11th में अच्छे से स्टडी नहीं की है वो मुझे कॉल करके बताएंगे कि सर हमको ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाला चैप्टर नहीं आता, तो उनको मैं स्पेशली अलग से पढ़ाऊंगा। ओके? वैसे तो लगभग सबने पढ़ा होगा, अपने यहाँ जो पुराने स्टूडेंट है उन्होंने तो सब नहीं पढ़ा हुआ, बट जो उन्होंने नया एडमिशन लिया है हो सकता है उनमें से कोई एक आध ऐसा हो जिसको समझ में नहीं आए, यानी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा हुआ है, तो जरूर मुझसे बात करेंगे। लेकिन फिर भी माइंड में ये सेट कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा या नहीं पढ़ा फिर भी समझ में आएगा। ये साइकोलॉजिकल सेट कर लेंगे कि आपने अगर 11th में नहीं भी पढ़ा है तो भी ये समझ में आना। ये सोच कर नहीं बैठ जाएंगे कि अपने ने तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैसे आएगा, ऐसा नहीं है। कोशिश करेंगे समझने की मेरे साथ। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या? जैसे आप सब जानते होंगे कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, ये सबके सब किस पर वर्क करते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल पर। और ये राइट एंगल ट्राइंगल की कोई सी 2 साइड्स का रेशियो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। ओके? ये सब जानते हो आप। तो जैसे कहीं लिखा है बेटा आपका, इफ, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत शॉर्ट और सिंपल मैं तरीके से समझाऊंगा कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, एक तो ये है, और एक दे रखा है बेटा सेकंड, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3। क्लियर? तुरंत दिमाग में आएगा कि 11th में जो आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण, ये पढ़ रखा है सबने। तो साइन थीटा की जो न्यूमेरिक वैल्यू है 1/2, आपने 11th में बेटा ये टेबल भी पढ़ा होगा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, जिनको रेडियन में भी आपने पढ़ रखा है, π/6, 45 डिग्री, π/4 रेडियन, 60 डिग्री, π/3 रेडियन, एंड 90 डिग्री, π/2 रेडियन। तो साइन कॉस टेन, इन एंगल्स के लिए साइन कॉस टेन की वैल्यू जानते हो आप। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन π/4 1/√2, साइन 60 √3/2, एंड साइन 90 1। कॉस 0 1 होगा बेटा, कॉस 30 √3/2, cos 45 1/√2,
cos 60 1/2 और cos 90 0, tan 0 0, tan 30 1/√3 और tan 45 1 और बेटा ये √3 और ये 1/0 यानी इनफाइनाइट। ये सब पढ़े हुए हैं अपन पहले। तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ जो दिख रहा है, आपको ये भी बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, क्लियर। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये कोई एक्यूट एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, जानते हैं आप। अब साइन थीटा इज इक्वल टू P/H होता ही होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, और ये P/H सॉल्व होकर कोई नंबर ही तो आता है ना। तो आपको हमने 11th में बताया था कि साइन कॉस टेन ये सब के सब एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक नंबर को शो करते हैं। वो नंबर कहां से मिलता है? राइट एंगल ट्राइंगल की कोई सी दो साइड्स के रेशो से, कोई सी दो साइड्स के अनुपात से, क्लियर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा हो जाता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है। और बाकी इनका रेसिप्रोकल कर दें तो बचे हुए तीन आ जाते हैं, कॉट, सेक और कॉसेक, जानते हैं अपन। लेकिन यहां बताने वाली बात यह है कि जो साइन थीटा हो वो भी एक नंबर को शो कर रहा है, कॉस थीटा भी इसी तरह से एक नंबर को शो करता है, टेन थीटा भी एक नंबर को शो करता है, क्लियर। जैसे यहां साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो ये जो नंबर आ रहा है बेटा हाफ है जैसे, या यहां पर सपोज ये एक्स आ गया सॉल्व होकर, तो ये जो नंबर आ रहा है ये डिपेंड करता है किस पर? थीटा पर। अगर इस थीटा को कम या ज्यादा किया जाए तो ये नंबर भी कम या ज्यादा होगा, ये नंबर भी चेंज होगा। तो साइन थीटा की जो न्यूमेरिक वैल्यू है एक्स, वो डिपेंड कर रही है किस पर? इस थीटा पर। अगर इस थीटा को चेंज करेंगे अपन तो ये एक्स भी चेंज होगा, ओके। अब बात आती है थीटा है क्या? तो थीटा कोई ना कोई एंगल ही तो है बेटा। अरे थीटा किसी ना किसी एंगल को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। यहां पर ये थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल के लिए। और जबकि x क्या है? इस थीटा के लिए साइन थीटा की वैल्यू, ये न्यूमेरिक वैल्यू है कोई भी, क्लियर। तो यहां थीटा तो एंगल हो गया बेटा, और ये साइन थीटा है जो कि कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, क्लियर। अब आपने देखा बेटा कि ये जो x है, अगर ये x इस टेबल में है, अगर ये x यानी x की जो भी वैल्यू है, यहां x की वैल्यू कितनी है? 1/2, यहां x का वैल्यू कितना है? 1/3। तो आप ये नोट करेंगे कि अगर ये x इस टेबल में, साइन है तो साइन के टेबल देखेंगे, कॉस है तो कॉस का, टेन है तो टेन के, ऐसी बात बाकी तीन के लिए भी। तो अगर साइन थीटा की जो वैल्यू x इस टेबल में है, तब तो थीटा को रेडियन या डिग्री में आप लिख पाएंगे, थीटा की वैल्यू रेडियन या डिग्री में आप एग्जैक्ट बता सकते हैं। और अगर ये x इस टेबल में नहीं है तो थीटा को डिग्री या रेडियन में लिखना पॉसिबल नहीं होगा। ये बात जो मैंने अभी भी बोली बहुत ध्यान से सुन लेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की जो वैल्यू है, जो न्यूमेरिक वैल्यू है बेटा, अगर वो न्यूमेरिक वैल्यू उस टेबल में है, तब तो थीटा यानी थीटा कुछ ना कुछ होगा ना, तब तो थीटा रेडियन या डिग्री में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा रेडियन या डिग्री में। तो जैसे बात करें यहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो हाफ यहां होता है, देखो इसका मतलब थीटा डिग्री रेडियन में मिलेगा, लेकिन 1/3 इस टेबल में कहीं नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? थीटा डिग्री और रेडियन में लिखना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन थीटा होगा तो कुछ ना कुछ। अरे बात तो समझ रहे हैं, थीटा फिर भी कुछ ना कुछ रहा होगा। तो जब आपको दिमाग में बात सेट हो जानी चाहिए कि अगर ये x टेबल में है तब तो थीटा डिग्री रेडियन में आएगा, अदरवाइज डिग्री और रेडियन में नहीं आएगा। अभी तक एंगल को लिखने की दो टेक्निक है अपने पास, या तो यानी दो यूनिट है, या तो डिग्री या रेडियन। अब यहां से अपन एक तीसरी टेक्निक भी सीख जाएंगे कि अगर थीटा को डिग्री या रेडियन में नहीं लिख पा रहे तो उसको कैसे शो करेंगे। जैसे यहां पर तो बात करें, ये 1/2 टेबल में है, तो आप यूं लिख सकते हो बेटा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 का मतलब साइन π/6, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6। कंपेयर करेंगे, केवल कैंसिल नहीं करते साइन से, साइन बता रखा है आपको 11th में। तो थीटा इज इक्वल टू π/6 रेडियन, ओके, इस तरह से लिख पाओगे। बट यहां ये जो 1/3 है वो इस टेबल में नहीं है, क्लियर। जब टेबल में नहीं है तो थीटा को डिग्री या रेडियन में लिखना पॉसिबल नहीं है। उस समय एक तीसरी टेक्निक खोजी गई
जिसको कहा जाता है कि थीटा, इस तरह से शो करेंगे कि थीटा को लिखने का एक नया मेथड, या तो डिग्री रेडियन में तो पुरानी कहानी हो गई, एक नया मेथड क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। ये साइन की पावर -1 जैसा दिख रहा है, बट ये साइन की पावर -1 नहीं है, इसको क्या बोलेंगे अपन, साइन इनवर्स, और ये फिर जो भी नंबर है 1/3। क्लियर, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। क्या पढ़ेंगे इसको, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, यूं पढ़ा जाएगा। साइन की पावर -1 नहीं है, यानी साइन इनवर्स 1/3 जो है, ये जो साइन इनवर्स 1/3 किसको शो कर रहा है, एंगल के लिए। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा यानी एंगल के लिए। उसी तरह से अब मैं आपसे कहूं, एक जनरल बात लिख दूं कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो आप तुरंत सोचेंगे कि थीटा को की वैल्यू फाइंड करनी है। अब थीटा की वैल्यू आप 3 तरह से फाइंड कर सकते हैं, डिग्री, रेडियन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। क्लियर, अब डिग्री रेडियन में फाइंड करना है तो सोचना है कि एक्स इनमें से है या नहीं है। अगर एक्स इस टेबल में है तो थीटा डिग्री या रेडियन में आएगा इस तरह से, अदरवाइज नहीं आना। और जब नहीं आएगा तो आप इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये बात समझ में आ गई क्या, क्लियर। ये जो x होगा बेटा, ये x न्यूमेरिक वैल्यू है, ये वाला ये x तो आ गया ना न्यूमेरिक वैल्यू, ये x तो कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, और जबकि थीटा क्या चीज है, एंगल। क्लियर, ये जो इनवर्स फंक्शन है, इसी को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एंगल के लिए। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो फंक्शन है जो किसी, वापस सुनेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो फंक्शन है जो किसी एंगल को न्यूमेरिक वैल्यू की टर्म में शो करता है। एक्स न्यूमेरिक वैल्यू है ना, तो किसी एंगल को न्यूमेरिक वैल्यू की टर्म में शो करने वाला फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, एक बार इसको अच्छे से स्टडी कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके बेटा, तो यहां तक समझ में आ गया कि कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसको शो करता है, एंगल के लिए शो करता है। किस फॉर्म में शो करता है, न्यूमेरिक वैल्यू फॉर्म में। तो डेफिनेशन क्या होगा, देखते चलिए फटाफट। मैं जनरल बात लिख रहा हूं यहां पर, बहुत सरल तरीके से समझेंगे बेटा कि सबसे पहला पॉइंट, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स कोई न्यूमेरिक वैल्यू, थीटा कोई एंगल, एंगल को रिप्रेजेंट करना है, देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। यहां जो अपन बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेफिनेशन एग्जैक्टली केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए होगा। जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके होंगे तो वहां पर जितने भी फंक्शंस हैं और जिन जिनका इनवर्स पॉसिबल है उन सब पे कॉमन डेफिनेशन मिलेगा। यहां सिर्फ किसका डेफिनेशन आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। और फर्स्ट चैप्टर में जब आप पढ़ लेंगे तो जितने भी इनवर्स फंक्शन हैं, जिसमें इनवर्स लॉग का भी होगा, इनवर्स आपका अलजेब्रिक फंक्शंस का भी इनवर्स होगा, उन सब का एक कॉमन डेफिनेशन मिलेगा। क्लियर, तो यहां तो सिर्फ इनवर्स की बात करेंगे। ऐसे ये cos थीटा is equals to x, then theta is equals to cos inverse x, tan theta is equals to x, then theta is equals to cos inverse x। ये नहीं सोचेंगे पावर -1 है, ध्यान रखेंगे बिल्कुल, ये सिर्फ लिखने का एक मेथड है, एंगल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। क्लियर, तो यहां पर x तो न्यूमेरिक वैल्यू था, थीटा कोई एंगल है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अ फंक्शन
क्या? अ फंक्शन सेड टू बी एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ इट्स रिप्रेजेंट एन एंगल। तो ये किसी एंगल को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इट्स रिप्रेजेंट एन एंगल इन न्यूमेरिक वैल्यू फॉर्म, इन न्यूमेरिक वैल्यू फॉर्म। ये एन क्या चीज होगी यहां पर? न्यूमेरिक वैल्यू, जबकि थीटा एंगल है ही है। क्लियर? तो वापस एक बार डेफिनेशन को देख लेंगे। ये डेफिनेशन केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए है, इनवर्स फंक्शन का नहीं है। क्लियर? एक तो होता है इनवर्स फंक्शन और एक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बात आज सिर्फ किसकी कर रहे हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। बार बार बोल रहा हूं, फर्स्ट चैप्टर में जब बात करेंगे तो वहां इनवर्स फंक्शन की करेंगे। क्लियर? तो अ फंक्शन सेड टू बी एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ इट्स रिप्रेजेंट एन एंगल इन न्यूमेरिक वैल्यू फॉर्म। क्लियर? अगर वो किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करे न्यूमेरिक वैल्यू फॉर्म में तो उस फंक्शन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। हिंदी में सुन लें एक बार कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वह फलन है जो किसी कोण को संख्यात्मक मान के रूप में व्यक्त करे। ओके? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वह फलन है जो किसी कोण को संख्यात्मक मान के रूप में व्यक्त करे। हिंदी मीडियम वाले सुन लेंगे ध्यान से, ठीक है? और नोट कर लेंगे जो मैंने बोला हुआ है सुनते हुए। तो अ फंक्शन सेड टू बी अ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ इट्स रिप्रेजेंट एन एंगल इन न्यूमेरिक वैल्यू फॉर्म। ओके? चलिए, इसके बाद ये तो डेफिनेशन हो गया। मैंने तीन के बारे में बात की है, जो इनके रेसिप्रोकल थे उन तीन के लिए भी ऐसा ही होना है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद जैसे मैं बात करूंगा कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 और एक मैंने यहां लिखा tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा फाइंड करना है। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा बेटा ये जो x है, जो न्यूमेरिक वैल्यू है। क्लियर? यहां x का मतलब 1/2, यहां x का मतलब 1। तो 1 तो टेबल में है, 1/2 टेबल में नहीं है। तो यहां तो थीटा रेडियन या डिग्री में आएगा, जबकि यहां थीटा रेडियन या डिग्री, सॉरी, यहां तो थीटा डिग्री रेडियन में आ सकता है, जबकि यहां नहीं आएगा। तो यहां तो आप एंगल को शो करने को तीनों मेथड अपने पास हैं एंगल को शो करने के लिए। डिग्री में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेडियन में भी, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी। क्लियर? जबकि यहां सिर्फ किसमें आएगा ये? इनवर्स ITF फॉर्म में भी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में केवल। यानी इसको तो क्या लिखोगे? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ। ये बात समझ गए क्या? और जबकि यहां आप ये भी लिख सकते हो बेटा कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 का मतलब tan π/4। कंपेयर किया तो थीटा इज इक्वल टू π/4 या 45 डिग्री, तो डिग्री रेडियन में आ चुके। और इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। ओके? नोट कीजिए बेटा फटाफट। चलिए बेटा फिर आगे देखते हैं क्या है। तो डेफिनेशन सबके समझ में आ गया क्या? आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अर्थात कोई एंगल, मैंने कहा साइन इनवर्स 1/4 क्या है, तो आप तुरंत कहेंगे साइन इनवर्स 1/4 इज एन एंगल। क्लियर? साइन इनवर्स 1/4 कोई एंगल है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन केवल और केवल किसको शो करता है बेटा? एंगल के लिए। किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगल के लिए। चलिए, इसके बाद इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे पढ़ेंगे आप, ठीक है? बुक में तो बहुत कम मैटर है। तो जैसे यहां पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने। फर्स्ट पार्ट तो है प्रिंसिपल वैल्यू, और इस प्रिंसिपल वैल्यू के जो क्वेश्चंस है वो 3 टाइप्स के होंगे, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। क्लियर? सेकंड नंबर पर सब्स्टिट्यूशन,
तो सब्स्टिट्यूशन में भी 3 कैटेगरी होंगी बेटा, केस 1, केस 2 और केस 3। क्लियर? और एक थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का, ये समरी है चैप्टर की कि चैप्टर में है क्या क्या, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो थर्ड पार्ट जो होगा उसमें आईटीएफ इक्वेशंस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इक्वेशन को सॉल्व करना एंड प्रूव करना, टू प्रूव एंड टू सॉल्व। क्लियर? तो चैप्टर की समरी क्या है कि चैप्टर में को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है हमने। प्रिंसिपल वैल्यू, क्लियर? और प्रिंसिपल वैल्यू में 3 कैटेगरी हो जाएंगी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। सब्स्टिट्यूशन, इसमें भी 3 पार्ट्स होंगे, केस 1, केस 2, केस 3। और आईटीएफ इक्वेशंस को सॉल्व करना और प्रूव करना। क्लियर? तो सबसे पहले बात करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आईटीएफ। क्लियर? तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आईटीएफ क्या चीज है? एक सेकेंड बेटा। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे बेटा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आईटीएफ। तो क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आईटीएफ? ध्यान से सुनना। बुक के अनुसार नहीं देखेंगे अभी, बुक तब देखेंगे जब आप कंप्लीट चैप्टर पढ़ चुके होंगे। ठीक है? बुक देखेंगे तो फंस जाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस होंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आईटीएफ क्या है? सबसे पहले तो यही समझ लें कि प्रिंसिपल वैल्यू से मतलब, या जैसे कोई भी एक फंक्शन दे दिया गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स हाफ, ये दे दिया। क्लियर? तो ये कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करने को कहा जाए तो इसकी वैल्यू फाइंड करने का मतलब है एंगल, ये जो एंगल दे रखा है उस एंगल की वैल्यू डिग्री या रेडियन में फाइंड करना। प्रिंसिपल वैल्यू से मतलब ये जो एंगल है उसकी वैल्यू रेडियन में या डिग्री में बताना। इनवर्स फॉर्म में तो दे रखा होगा, वापस सुन लेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन न्यूमेरिक वैल्यू फॉर्म में दे रखा होगा, आपको उस एंगल की वैल्यू रेडियन में बतानी, और रेडियन में बताने का मतलब यह है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना। क्लियर? अब ध्यान से सुने, एक तो ये याद रखेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आईटीएफ का मतलब है उस एंगल की वैल्यू डिग्री या रेडियन में फाइंड करना। नी फाइंड थीटा इन रेडियन, ये याद रखो। ठीक है? अब कब, कैसे, कहां फाइंड करना है ध्यान से देखते चलिए। तो सबसे पहला पॉइंट है बेटा इसमें कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? साइन इनवर्स एक्स की। तो साइन इनवर्स एक्स है तो कोई एंगल जो कि किस पे डिपेंड है? इस एक्स पर, न्यूमेरिक वैल्यू पर। तो ये जो साइन इनवर्स एक्स है तो उसमें एक्स को आप नोट करोगे कि एक्स या तो पॉजिटिव होगा या एक्स नेगेटिव होगा। क्लियर? एक्स पॉजिटिव होगा या एक्स नेगेटिव होगा। तो आप सबसे पहले यूं लिखोगे कि लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ओके? यानी आपने ये जो एंगल था उसको थीटा लेट कर लिया, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, देन साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स होगा या नहीं होगा? साइन थीटा इक्वल टू एक्स से थीटा इतना आता है तो थीटा इज इक्वल टू इससे साइन थीटा इक्वल टू एक्स आ जाएगा। क्लियर? जैसे आपने अभी स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो इसका वापस आप रिवर्स लिख सकते हो ना ऐसा, तो वही किया आपने, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, देन साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। फिर आप देखोगे ये जो एक्स है वो इस टेबल में है या नहीं है। अब वापस देखेंगे, अगर टेबल में है तो थीटा रेडियन में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और आपको यहां प्रिंसिपल वैल्यू में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, उसमें ये एक्स उस टेबल में होगा। अब आपको देखना है कि पॉजिटिव था या नेगेटिव था। तो अगर ये पॉजिटिव है तो आप जानते हो थीटा, साइन थीटा पॉजिटिव अगर होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो आपने ये सिस्टम पढ़ा होगा 11th में साइन सिस्टम, कि यहां तो ऑल पॉजिटिव, यहां साइन पॉजिटिव, जबकि यहां tan पॉजिटिव।
और यहां कॉस पॉजिटिव, ASTC, ये पढ़ चुके थे ना। तो इसका मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है और थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में भी है। अब फर्स्ट और सेकंड में से आपको कोई एक एंगल सेलेक्ट करना है जो कि प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में होना चाहिए। क्लियर? जो एक एंगल सेलेक्ट करेंगे वही प्रिंसिपल वैल्यू होगा। अब ध्यान से देखेंगे, एक तो सपोज साइन 30 है, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लें आप कि साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू थीटा लेट किया तो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो थीटा यहां भी होगा और यहां भी होगा। यहां हुआ तो बेटा ये, और ये सेकंड क्वाड्रेंट वाला ये। क्लियर? एक दूसरा तरीका भी है, जब वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चलेगा, बहुत टिपिकल दिखाई देगा इसके मुकाबले। बहुत ध्यान से सुनेंगे जो समझा रहा हूं। एक तो थीटा ये है और एक थीटा ये है। अब इन दोनों एंगल्स में आप देखें तो लीस्ट वैल्यू किसकी है? इस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले की, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट वाले की वैल्यू इससे कैसी है? ज्यादा। क्लियर? तो याद रखेंगे कि अगर थीटा पॉजिटिव है तो भी दो क्वाड्रेंट में होगा, इसमें और इसमें। और थीटा अगर नेगेटिव होता साइन में, ये होता साइन, एक के लिए समझा रहा हूं, बाकी के लिए डायरेक्ट करेंगे फिर, इज इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब थीटा दो क्वाड्रेंट में हुआ, कौन कौन से में? यहां देख लेंगे, ये एक तो थर्ड में और एक फोर्थ में। क्लियर? तो थर्ड क्वाड्रेंट का तो ये रहा और फोर्थ क्वाड्रेंट का ये आ गया। तो इन दोनों में भी लीस्ट वैल्यू कौन सी है? इस फोर्थ क्वाड्रेंट वाले की। समझ रहे हैं ना? और पॉजिटिव होने पर लीस्ट वैल्यू कौन सी है? फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली। क्लियर? तो यहां पर याद रखेंगे कि साइन थीटा में यदि x पॉजिटिव है तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ITF किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और नेगेटिव है तो किस में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी ITF की प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जाए, अर्थात एंगल पूछा जा रहा है जो कि रेडियन में होना चाहिए, वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड में होगा, थर्ड में किसी का नहीं आएगा। देख भी लेंगे आप। इसी तरह से यही कंसेप्ट यूज करेंगे कि लीस्ट वैल्यू कौन सी है। क्लियर? जो लीस्ट वैल्यू होगी वही प्रिंसिपल वैल्यू होगी। क्लियर? तो आप देखोगे उस समय कि एक चार्ट बना दे रहा हूं मैं आपको कि ये चार्ट याद रखोगे कि अगर x पॉजिटिव है, x अगर पॉजिटिव है तो सारे ITF यही होंगे, ऑल ITF। क्लियर? और अगर x नेगेटिव है, x की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव वैल्यू, तो या तो कुछ एंगल यहां से मिलेंगे और कुछ एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट से मिलेंगे। क्लियर? किस किस के मिलेंगे? यहां एक तो कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x। क्लियर? यहां टेन इनवर्स x, साइन इनवर्स x एंड कोसेक इनवर्स x। और यहां सारे। तो मैंने कहा कि आपने पहचान लिया होगा बेटा इस चार्ट के द्वारा, जैसे मैंने साइन को डिफाइन कर दिया कि अगर साइन इनवर्स x में x पॉजिटिव है तो थीटा दो क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में भी है सेकंड में भी, लेकिन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल ही प्रिंसिपल वैल्यू। और अगर नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो न्यूमेरिक जो रोटेशन हो रहा है वो यहां स्मॉल रोटेशन है, जबकि यहां बिग रोटेशन हो रहा है। क्लियर? तो जो स्मॉल है लीस्ट वैल्यू यही हुई ना। क्लियर? तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ऐसे ही सभी में देख लेंगे आप करके। क्लियर? प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किन्हीं दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किन्हीं दो में नेगेटिव होता है। तो आप देख लेंगे जिन दो में पॉजिटिव है उनमें लीस्ट वैल्यू कौन सी है? जो लीस्ट वैल्यू वही प्रिंसिपल वैल्यू। और जिन दो में नेगेटिव है तो जो लीस्ट वैल्यू है, जो सबसे छोटी वैल्यू है, वही प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो इस बेस पर मैंने एक चार्ट बना दिया आपको कि अगर x पॉजिटिव है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यही होंगे, साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cosec, cot, sec इनवर्स x। x नेगेटिव है तो cos इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cot इनवर्स x यहां होगा। नेगेटिव होने पर tan इनवर्स x, sin इनवर्स x और cosec इनवर्स x फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। ओके? अब बात आती है कि एंगल ही तो निकालना है ना एक तरह से, जैसे आपने 11th में प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड किया था। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आप निकालोगे, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, एक तो ये पॉइंट याद रखोगे चार्ट, ठीक है, बी पॉइंट ये याद रखेंगे
जो कि 11th में भी बताया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, नो फॉर्मूला, क्लियर। जबकि यहां पाई माइनस थीटा का यूज करेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब बेटा एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर। एंटी क्लॉकवाइज के द्वारा ही तो देख रहे हैं रोटेशन छोटा हो रहा है, तो यहां माइनस थीटा फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्लियर। एक बार इन सबको नोट कीजिए। यहां तक बात समझ में आ गई ना। अब देखें कुछ एक एग्जांपल। भाई जैसे ये है, एक सेकंड इसको भी साफ करें। जैसे मैंने यहां कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो क्वेश्चन वाला प्रिंसिपल वैल्यू कहे या ना कहे, आपको तो प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालनी है, अंडरस्टूड है, क्लियर। तो आपने देखा बोले कॉस इनवर्स एक्स में एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है तो कॉस इनवर्स एक्स कहां होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। चार्ट देख लेंगे और उस तरह से भी पता कर लोगे आप कि कौन से दो क्वाड्रेंट में जाना है, लीस्ट वैल्यू किसकी होनी है, क्लियर। तो ये कोई ना कोई एक एंगल तो होगा ही होगा, तो आप यूं लेट करेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस हाफ, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब कंप्लीट 11th वाला पार्ट आ गया। हाफ का मतलब होता है बेटा कि कॉस पाई बाई 6 सॉरी पाई बाई 3 इज इक्वल टू हाफ, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, माइनस को ऐसे ही लगा रहने देंगे। फिर एक माइनस कॉस पाई बाई 3 हुआ, मैंने क्या कहा सेकंड क्वाड्रेंट में जब जाएंगे तो आपको क्या करना है, पाई माइनस थीटा फॉर्मूले का यूज करना है, बिकॉज कॉस पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। तो ये आ चुका होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, यानी इसको इस फॉर्म में लिखोगे। कहीं भी दिक्कत है पूछ जरूर लेंगे, क्लियर। और अब कंपेयर करोगे तो थीटा इज इक्वल टू 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3। अरे ये बात समझ में आ रही है ना। उसी तरह से एक एग्जांपल और बता रहा हूं मैं, फिर कल बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू -1, तो यहां सॉरी tan इनवर्स -1 इज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने देखा tan इनवर्स x में ये जो x है वो नेगेटिव है, तो tan इनवर्स x में x नेगेटिव होने पर किस क्वाड्रेंट में आना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। मेथड जो है वो सेम यही है कि लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1, तो tan थीटा इज इक्वल टू -1। फिर आप 1 देखेंगे, 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू -tan पाई बाई 4। ओके, अब चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट से एंगल लेना है तो माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज करना है, क्यों, चूंकि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो माइनस थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे tan का, बिकॉज tan माइनस एक्स इज इक्वल टू -tan x। ये सारे फॉर्मूले 11th वाली कॉपी में से देख लेंगे एक बार। जो बच्चे जिन्होंने नया एडमिशन लिया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है, मुझे फोन करके बताएंगे कि सर ये अपन को नहीं आता, ठीक है। तो अब इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan माइनस पाई बाई 4, तो थीटा इज इक्वल टू -π/4, क्लियर। एक तो आपको यह समझना है सिर्फ इतना कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। प्रिंसिपल वैल्यू अर्थात जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें उस एंगल की वैल्यू रेडियन में फाइंड करना है, एक तो ये बात समझनी है। फिर रेडियन में भी कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है जो सबसे छोटी वैल्यू है। आप जानते हो इस जो एंगल मैंने बनाया था इसके इनफाइनाइट नेम्स हो सकते हैं ना, तो उन इनफाइनाइट नेम्स में से जो लीस्ट वैल्यू है वही प्रिंसिपल वैल्यू है। कल अपन बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में, तो डोमेन और रेंज के अनुसार भी प्रिंसिपल वैल्यू की एक डेफिनेशन मिलेगी अपने को, क्लियर। निकालने का तरीका तो ये समझ में आ ही जाना चाहिए। तो कल अपन बात करेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डोमेन और रेंज क्या चीज है। ओके, थैंक यू बेटा। एक सेकेंड,
ये जो अपना टॉपिक आज आपने स्टडी किया, एक तो इसको लाइन टू लाइन अपन बहुत अच्छे से समझेंगे। कहीं किसी को नहीं आया तो मुझे कॉल करेंगे, और जिनके समझ में आ गया तो वो जरूर मुझे व्हाट्सएप नंबर पर या ऐप पर M-Yes लिखेंगे, M for math -Yes। ओके, थैंक यू बेटा।